नमस्कार। उद्योग पत्रिका के इस अंक में आप सबका स्वागत है। केंद्रीय बिजली और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की बिजली मंत्रियों का सम्मेलन 12 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। सम्मेलन में बिजली और NRE राज्य मंत्री श्री श्रीपाद येसो नाइक भी उपस्थित थे। जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री, 3 उप मुख्यमंत्रियों और राज्यों के 12 बिजली मंत्रियों ने राज्यों के प्रधान सचिवों, सचिव बिजली, सचिव नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ इस कार्यक्रम में भाग लिया। सम्मेलन के दौरान नवीकरणीय ऊर्जा, राष्ट्रीय ट्रांसमिशन योजना, EV चार्जिंग अवसंरचना, राज्य जेनको, ट्रांसको, डिस्कॉम की सूची, कार्बन बाजार, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, डिस्कॉम के परिचालन, प्रदर्शन और वित्तीय व्यवहार्यता, RDSS की समीक्षा, स्मार्ट मीटरिंग, बिजली उपभोक्ताओं के अधिकार नियम, PM सूर्य घर योजना, संसाधन पर्याप्तता योजना, ऊर्जा भंडारण को लागू करने में सर्वोत्तम प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए विस्तृत विचार विमर्श किया गया। सम्मेलन के दौरान मध्य प्रदेश और असम राज्यों ने भी स्मार्ट मीटर में सर्वोत्तम प्रथाओं पर एक प्रस्तुति दी। अपने संबोधन में माननीय केंद्रीय बिजली और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा, आज हमारी एक दिन की देश भर के ऊर्जा मंत्रियों की कॉन्फ्रेंस हुई और कॉन्फ्रेंस का मुख्य विषय ऊर्जा विभाग के द्वारा किए जाने वाला काम, उसका मूल्यांकन और आगे के उसके टारगेट्स, लंबे समय तक के जो टारगेट्स है, उसकी जो हमारी प्रोजेक्शंस है, उसको कैसे पूरा किया जाए। जैसा हम जानते हैं कि ऊर्जा ये हमारे इकोनॉमी का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए हमको ऊर्जा की अपनी जितनी रिक्वायरमेंट है, हमारी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए हमारे सारा विभाग, सभी प्रदेशों की इकाइयां लगी हैं, जो भी इसके स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो नीति निर्धारण के नाते से सरकारी संस्थाएं, साथ ही जो डेवलपर्स हैं, यानी जो उत्पादक करता है बिजली के और सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, साथ में नागरिक हैं, इन सब के ध्यान को उचित ध्यान रखते हुए और सब बातों पर चर्चा की गई। जहां तक मांग का सवाल है, 250 गीगावाट की, ये हमने सफलतापूर्वक उसको पूरा किया और ये हर साल आगे बढ़ने की उम्मीद है। तो जहां तक 250 गीगावाट जो पीक डिमांड थी, उसमें जहां तक फॉसिल फ्यूल की पावर है वो 200 गीगावाट और रिन्यूएबल एनर्जी की 250 गीगावाट की हमारी कैपेसिटी, उसमें से 20% ही उपयोगी होता है, तो लगभग 50 गीगावाट जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी में से प्राप्त हुआ। हमको आगे चल करके जैसे 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी, ये लक्ष्य हमारा है, जिसमें से 100 गीगावाट का हमें प्रत्यक्ष उसका उपयोग होगा और उसमें 400 गीगावाट फॉसिल फ्यूल की पावर होगी। वैसे इस डिमांड को हम उस समय तक पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है और वहां तक हमारी कैपेसिटी सब बढ़ रही है। प्लान आगे तक भी बनी है, 2047 की प्लान क्या होगी उस पर भी विचार किया है। तो इन सब बातों को पूरा करते हुए और सबके जो सुझाव आए उस नाते से हम आगे बढ़ रहे हैं। इस अभियान को आगे चलाने के लिए हमको पता है कि डिस्कॉम्स की जो फाइनेंशियल वायबिलिटी है, उसमें महत्वपूर्ण इश्यू होता है। तो डिस्कॉम्स की फाइनेंशियल वायबिलिटी, इसमें जहां भी कहीं कोई कमियां हैं उस पर विचार किया गया, क्योंकि अभी डिस्कॉम्स का कुल मिलाकर जो आउटस्टैंडिंग डेट्स है वो आज 6,84,000 करोड़ रुपया है और जो इसमें लॉसेज ऐसा मानना चाहिए कि वो 6,46,000 करोड़ रुपया इसमें से जो पावर के एक्यूमुलेटेड लॉसेज है। इसको कैसे कम किया जाए, इस पर तरह तरह की टेक्नोलॉजी, तरह तरह के जो सुधारात्मक विषय वो सब किए जा रहे हैं और इसमें एक विषय रहता है, वो जो गैप है ACS और ARR का गैप, इस गैप को लगातार कैसे कम किया जाए। पिछले वर्ष ये गैप था 45 पैसे पर किलोवाट आवर, यानी 45 पैसा पर यूनिट, और अब इस बार उसको घटा करके और हमारे सभी डिस्कॉम ने 21 पैसे पर यूनिट किया है। तो अपने आप में एक बहुत अच्छा सुधार इस वर्ष किया है। टारगेट हमारा है 0 गैप, यानी ACS अर्थात जो हमारी कॉस्ट ऑफ सप्लाई है और जो रेवेन्यू है, तब जाकर के लॉस कम होगा। अब पिछले लॉस को रिकवर करने के लिए उसमें से अगर माइनस पर चले जाते हैं, अर्थात कॉस्ट कम रहे और RR ज्यादा हो, तब जाकर के पिछले लॉसेज उसमें कवर हो सकते हैं। जहां तक AT&C लॉसेज का विषय है, ये पिछले वर्ष तक नीचे आने की स्थिति में थे, 15.4% तक ये गया था, कभी ये 28-30% भी होता था, लेकिन थोड़ा इस बार की कठिनाई है, उसमें कुछ अकाउंटिंग के सिस्टम भी है, जिसके कारण से इस बार 23-24 में 17.6% हो गया है। कंट्रोल करने के लिए आगे विचार किया गया है कि अभी तक AT&C लॉसेज को, यानी 2 लॉसेज को एक्यूमुलेट किया गया
गया है टेक्निकल और कमर्शियल लॉसेज। आगे इसको दो पार्ट्स में अलग अलग करके मूल्यांकन करने की भी आवश्यकता है कि टेक्निकल लॉसेज कितने हैं, कमर्शियल लॉसेज कितने हैं, क्योंकि कमर्शियल लॉसेज का जो कारण है वो स्टेट्स की जो प्लानिंग है उस पर निर्भर करता है, ताकि वो ठीक से टैरिफ उसका तय करें, उसमें चोरी कम हो, बिलिंग सारी जो उसकी रिकवरी है वो ठीक से हो जाए। तो इस प्रकार से और टेक्निकल लॉसेज जो है वो डिपार्टमेंट के ऊपर निर्भर करता है कि किस प्रकार से उसमें और अच्छी अचीवमेंट की जाए ताकि इस सारे विषय पर कंट्रोल किया जा सके। गवर्नमेंट ड्यूज इसकी जो टाइमली है इसकी पेमेंट ये डिस्काउंट्स को हो, इसके लिए भी हमने आग्रह किया है। तो उसके तरीके हमने बुझाए हैं। एक जो हमारी स्मार्ट मीटरिंग है, प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग, ताकि गवर्नमेंट के जितने ऑफिस हैं, जितने एकोमोडेशन है, जितने कॉलोनीज हैं, उन सब में प्रीपेड मीटरिंग अगर स्मार्ट मीटरिंग होगी तो सबसे पहले उदाहरण हमें गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को ही अपने लिए रखना होगा। दूसरा है कि जो बजट की फंडिंग है उस फंडिंग में उनको पेमेंट करने से पहले ही उनके जो फंड्स हैं उस फंड में से ही रिकवरी कर ली जाए और उसको वहां ले करके और रिकंसिलिएशन काउंसिल करके और गवर्नमेंट के जो बिल्स हैं उसको पूरा कर लिया जाए। बहुत से स्टेट्स ने इस प्रकार का ये सेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म ये करना शुरू भी कर दिया है। डिस्कॉम्स के डेट्स को कैसे कम किया जाए इसके लिए सभी स्टेट्स अपने अपने और रास्ते क्या क्या हो सकते हैं कहा गया है। फिर हमारे स्मार्ट मीटर्स का जो RDSS के माध्यम से कैसे बढ़ाया जाए। स्मार्ट मीटर्स का टारगेट 20 करोड़ मीटर्स लगाने का है और वो भी प्रीपेड मीटर्स का, लेकिन इसमें कहीं कहीं बाधा भी आती है जनता की ओर से। हाई लोड के कमर्शियल जो कनेक्शन हैं, हाई लोड के इंडस्ट्रियल कनेक्शन हैं, डोमेस्टिक कनेक्शन हैं और उसके बाद लोअर साइड के उनके ऊपर जाया जाएगा तो एक धीरे धीरे इसका स्वभाव बनेगा और जितने प्रीपेड मीटर्स हैं उस पर एक कंसेशनल टैरिफ भी लागू किया जाए। कुछ प्रदेशों ने इसको शुरू किया है, जैसे पंजाब ने 2% कंसेशन देना शुरू किया है, महाराष्ट्र ने 3% कंसेशन देना शुरू किया है, हरियाणा ने 5% कंसेशन देना शुरू किया है, ताकि प्रीपेड मीटरिंग में सामने वाले को अगर लाभ दिखेगा तो कंसिडरेशन वैल्यू होने के कारण से उसकी अडॉप्शन ये जल्दी हो जाएगी। इस प्रकार से भी अभी तक स्मार्ट मीटर्स 20 करोड़ में से 1 करोड़ 60 लाख ये मीटर्स लग चुके हैं। पावरथॉन एक जो लॉन्च किया हमने प्रोग्राम, उसमें AI के माध्यम से जो डिस्कॉम्स को जितने भी कठिनाइयां आती हैं उन सबको एक इनोवेटिव सॉल्यूशंस उसके क्या हो सकते हैं, तो आज फेज 2 पावरथॉन का इसको भी लॉन्च किया गया है। इसके साथ 40 पोटेंशियल टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस हैं जो इस सब के माध्यम से किए जाएंगे। इसके लिए 37 करोड़ रुपए की फाइनेंशियल सपोर्ट ये भी दी गई है। पहले भी जो सॉल्यूशन इसमें थे उनके स्केलिंग करने के लिए भी अलग से 6 करोड़ रुपए की सहायता ये भी आज दी गई। डिस्कॉम्स की रैंकिंग पहले भी होती है, जैसा हमको पता है कि गुजरात की रैंकिंग A+ भी हुई है, हरियाणा की कंपनीज की रैंकिंग A+ हुई है, बाकी कोई A पर है, B+ पर है, B पर है, 2 स्टेट्स A+ पर पहुंचे हैं। इस रैंकिंग की मेथोडोलॉजी थोड़ा बदली जाए ताकि जो आने वाले कुछ कठिनाइयां और प्रदेशों को हैं उसको सुधार करके इस रैंकिंग में इस प्रकार से सहुलत हो। रैंकिंग के लिए एक सुझाव यह है कि सभी स्टेट्स को अलग अलग कैटेगरीज में बांटा जाए, क्योंकि बड़े स्टेट्स के डिस्कॉम्स हैं और छोटे स्टेट्स के डिस्कॉम्स हैं, उनके अपने अपने तरीके रहते हैं काम करने के और उसमें छोटे स्टेट्स का डिस्कॉम अच्छा होने के बाद भी बड़े स्टेट के डिस्कॉम के साथ कम्पीट नहीं कर सकता है। इसलिए 2 या 3 कैटेगरी बना करके और अगली जो रैंकिंग है जनवरी 2025 में जिसका रिजल्ट आएगा 2 या 3 भागों में डिवाइड करके और डिपार्टमेंट तय करके उसको अलग अलग भागों में करेंगे ताकि सबको उस कंपटीशन में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन मिले। कंज्यूमर्स के अपने जो राइट्स हैं और डिपार्टमेंट के जो अपने रूल्स हैं, इन रूल्स को बनाया जाता है कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, लिमिट के नाते से उनको सर्विसेज अच्छी दी जा सके। तो उस नाते से कुछ प्रदेशों ने अच्छा काम किया है, जैसे हरियाणा ने ऑटो अपील सिस्टम बनाया है कि जो टाइम बाउंड सर्विसेज हैं वो समय पर नहीं दी गई, जो राइट टू सर्विस में रजिस्टर्ड है तो उसमें ऑटो अपील हो जाती है, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी, फिर उसके बाद सेकंड अपीलेट अथॉरिटी और फिर कमीशन। इसी प्रकार से बिहार ने भी, उत्तर प्रदेश ने भी ऐसे कुछ सिस्टम बनाए हैं, उसमें भी ऑटो एस्केलेशन ये उन समस्याओं का हल होने के लिए सिस्टम है ताकि समय पर लोगों को सेवा जो है वो मिल सके। इस प्रकार का हमने काम किया है। जहाँ कहीं कंज्यूमर को उसकी सेवाओं को मिलने में कठिनाई आती है, कमी होती है, तो संबंधित व्यक्ति के ऊपर जिसके कारण से कमी रही उसके ऊपर फाइन लगाने का भी एक प्रावधान है और वो फाइन जो है सरकार के खाते में न जाकर के कंज्यूमर को उसका कॉम्पनसेशन मिले, ये प्रावधान भी है। अभी प्रोसेस बहुत स्लो है, लेकिन हमने कहा कि प्रोत्साहन कंज्यूमर को भी मिले और काम करने की प्रेरणा संबंधित व्यक्ति उसको भी मिले। इसलिए
से फाइन लगा करके और कंपनसेशन देने की व्यवस्था भी करें, ताकि किसी को अगर कोई उसकी हानि हुई है किसी भी तरह के कारण से उसका कंपनसेशन उसको मिलना चाहिए, इसकी व्यवस्था भी हमने की है। और रूफटॉप इंस्टॉलेशन ऑफ पीएम सूर्य घर, जो पीएम सूर्य घर योजना है, इसके अंदर अभी तक देश भर में 1,43,00,000 लोग रजिस्टर्ड हैं। उसमें एप्लीकेशन फिलअप करनी पड़ती है। 25 लाख के लगभग लोगों ने अप्लाई किया है, कनेक्शन लेने के लिए तैयार हैं। अभी 5 लाख ये इंस्टॉलेशन हुई है, जिसके अंदर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश करनी है। बाकी प्रदेश भी इसमें आगे आने के लिए तैयार हैं। उनको प्रोत्साहन देने के लिए बात उनको कही गई है। जैसा हम जानते हैं कि पावर का इंस्टॉलेशन का या ट्रांसमिशन का, पावर के जनरेशन का और डिस्ट्रीब्यूशन के बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट है। इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत अधिक होती है। अब ये इन्वेस्टमेंट कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनके ऊपर निर्भर करती है या बैंक्स के ऊपर निर्भर करती है। अभी भी और ज्यादा इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है। 2030 तक ऐसा माना जा रहा है कि 42 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट पावर सेक्टर में होना है। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट के लिए साथ में कुछ कंपनीज लिस्टिंग के लिए भी आगे आ सकती हैं। तो ऐसे ये प्रावधान भी किया है। 2 प्रदेशों की जानकारी हमको मिली है कि जहाँ की कंपनियों ने कहा कि हम लिस्टिंग करने के लिए तैयार हैं, जिसमें गुजरात और हरियाणा। और भी कंपनियां इस ओर सोचेंगी। आज उनकी ओर से विषय आया है, अपनी पहले रैंकिंग ठीक करेंगे, उसके बाद फिर खास करके ट्रांसमिशन की कंपनी सबसे पहले आएंगी, फिर इसके बाद जो हमारी जनरेशन की कंपनी और फिर डिस्कॉम्स, क्योंकि डिस्कॉम्स का ही थोड़ा जो वायबिलिटी है वो फ्लक्चुएटिंग है, बाकी की फ्लक्चुएटिंग नहीं होती है। लेकिन लिस्टिंग के बाद जो इन्वेस्टमेंट पर्पज है वो है फंडिंग का। फंडिंग लिस्टिंग में से तभी आती है जब किसी कंपनी की ट्रस्टवर्दीनेस ये अच्छी होगी। इस प्रकार से ये लिस्टिंग का भी विषय शुरू किया है, ताकि इन कंपनीज के माध्यम से और इन्वेस्टमेंट का जो पर्पज है, फंडिंग जो है पब्लिक से हो सके, ये इन्वेस्टमेंट का पर्पज विषय से पूरा हो सके। रिसोर्स एडुकेशन प्लान के ऊपर भी चर्चा हुई। फ्यूचर में हमारी डिमांड कितनी है या प्रेजेंट टाइम में भी हमारी डिमांड कितनी है, जब तक इसकी प्रोजेक्शन ध्यान में नहीं आती है तब तक प्लानिंग का पार्ट नहीं हो सकता। तो रिसोर्स एडुकेशन प्लान ये भी सभी स्टेट्स को कहा गया है कि इसको भी जल्दी से जल्दी पूरा करके और जल्दी भिजवाएंगे, ताकि हम जो भी कोई इसमें कमियां होंगी उसको ठीक करेंगे। कंटीजेंसी प्लान, कभी पावर का एक फ्लक्चुएटिंग सिस्टम रहता है, चूंकि 24 आवर्स पावर के जो प्रारंभिक जनरेशन सिस्टम थे, जिसमें थर्मल पावर प्लांट्स हैं या हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं, वो 24 आवर्स की जनरेशन होती है। लेकिन अभी जो मेथड हुए हैं सोलर पावर, विंड पावर, ये 24 आवर्स की जनरेशन नहीं है। तो जिस समय जनरेशन है, कई बार उस समय की आवश्यकता नहीं होती, उस समय डिमांड नहीं होती है। तो डिमांड अलग समय में है, जनरेशन अलग समय में है। इसको पूरा करने के लिए स्टोरेज सिस्टम, बीएसपी एंड बैटरी स्टोरेज सिस्टम, इसको प्रमोट किया जा रहा है। इसको प्रमोशन के लिए जिस समय हमको आवश्यकता है उस समय उस पावर का उपयोग कर पाएंगे। तो इस पर भी सिस्टम को बनाया गया है। जहां तक पंप स्टोरेज सिस्टम और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का है, इसमें कैपेसिटी जो है 5 गीगावाट अभी तक है। इसको 2032 तक 27 गीगावाट ये पंप स्टोरेज की जो कैपेसिटी है ये होगी। बैटरी स्टोरेज सिस्टम 12 गीगावाट इंस्टॉल अभी हो रहा है, अभी इट इज इन प्रोसेस। तो इसके लिए खास करके बैटरी एनर्जी जो स्टोरेज सिस्टम है, इसमें चूंकि कॉस्ट ज्यादा पड़ती है, तो इसमें वायबिलिटी गैप फंडिंग वीजीएफ की स्कीम भी हम लाए हैं, ताकि वीजीएफ के माध्यम से उनको कॉम्पिटिटिव तरीके से वो आगे आ सके। थर्मल पावर प्लांट में कुछ कठिनाइयां जो रहती हैं, उन कठिनाइयों में एक कोल की लिंकेज विद पावर प्लांट्स, क्योंकि ये रैशनलाइजेशन समय समय पर करना पड़ता है। 2014-15 में ये रैशनलाइज किया गया था, लेकिन आज कहीं कहीं डिमांड बदल गई है, स्थान बदल गए उसके, या जो कोल माइन्स बदल करके सप्लाई चेन में अंतर आ गया है, स्थान बदल गए हैं। तो इसकी नई रैशनलाइजेशन नियरेस्ट पॉइंट से नियरेस्ट थर्मल प्लांट को कोल मिले, जिसमें से समय भी बचता है, कोल के ट्रांसपोर्टेशन में रेट भी कम आता है, कॉस्टिंग भी कम होती है। तो वो भी हमारा जो डिपार्टमेंट है, कोल मिनिस्ट्री है, उनके साथ मिल करके और नया प्लान ये जल्दी से अभी आने वाला है। फ्लाई ऐश जो है, क्योंकि फ्लाई ऐश का डिस्पोजल ये अपने आप में बड़ी समस्या होती है, तो इसको भी जहां कहीं अभी पावर प्लांट्स हैं उसका डिस्पोजल हमारे डेवलपमेंट के कामों में हो रहा है, रोड्स में हो रहा है, लैंड फिलिंग में हो रहा है, और कहीं कहीं छोटे बड़े पर्पज जहां भी मिट्टी की आवश्यकता होती है वहां, या कहीं की ब्रिक्स वगैरह ये भी बनाई जा रही है। लेकिन पिट हेड्स पर नए प्लांट थर्मल के ऊपर भी बने, इस पर प्राथमिकता दी जा रही है। तो वहां की जो ऐश है, जो अबंडेंट कोल माइंस हैं, उसको भरने के लिए, उसकी बैकफिलिंग करने के लिए उपयोग आएगी। और आगे भी इस टेक्नोलॉजी को और बढ़ा करके, ताकि कोल पिट हेड्स के ऊपर हमारे जो जनरेशन के थर्मल प्लांट्स में लगाए जाए, इस पर भी हमारी प्रायोरिटी रहेगी। न्यूक्लियर पावर, अब जैसा हम जानते हैं कि धीरे धीरे थर्मल पावर प्लांट्स इसको फेज आउट करना होगा और इसकी जगह
रिन्यूएबल एनर्जी, और जहाँ रिन्यूएबल एनर्जी की अपनी एक सीमा है, चाहे वो पानी है, चाहे वो सोलर है या विंड है, साथ में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, इसको प्रमोट किया जाए। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए अभी तक जो 8 गीगावाट का जनरेशन कैपेसिटी अभी तक है, इसको 2032 तक 20 गीगावाट तक ये लाया जाए, इस पर भी प्लान चल रहा है। सभी प्रदेशों को ऑफर दी गई है कि वो अपने अपने प्रदेश में साइट्स के हिसाब से कहाँ कहाँ उनको ये करना है, क्योंकि इसमें कोई बहुत बड़ा रेस्ट्रिक्शन नहीं है या उसमें कंस्ट्रेंट्स कम है। पानी हो तो हाइडल का हो सकता है, कोयला है तो थर्मल हो सकता है, विंड है तो विंड लग सकता है, लेकिन न्यूक्लियर प्लांट देश में किसी भी जगह किसी भी कोने पर लग सकता है। थोड़े पानी की आवश्यकता होती है, रिवर के बैंक पर अथवा किसी किनारे के रास्ते में, नहीं तो समुद्र किनारे, लेक के किनारे कहीं भी थर्मल पावर प्लांट जो है वो लगाया जा सकता है। इसलिए इसकी भी जानकारी जो है ये मांगी गई है स्टेट से। कुछ स्टेट्स ने वाटर सेस चार्जेस ये लगाए हैं, हम इसके हक में नहीं है, क्योंकि वाटर सेस चार्जेस का मतलब यह है कि किसी एक स्टेट की बिजली, उसका लोड दूसरे स्टेट जो कंज्यूमर स्टेट है उसके ऊपर पड़ने वाला है, तो दूसरे स्टेट के ऊपर कोई इसका वजन न पड़े द शेप ऑफ टैरिफ। इसलिए ये वाटर सेस चार्जेस पानी के नहीं लगने चाहिए, और इसमें कुछ कोर्ट केसेस भी हुए हैं, तो इन सब का भी सोल्यूशन जल्दी से करने के लिए उनको कहा गया है। ट्रांसमिशन ये भी अपने में बड़ा विषय है, और जहां तक अपने देश का ट्रांसमिशन जो सिस्टम है, लार्जेस्ट सिंक्रोनाइज ग्रिड, ये अपने देश भारत का है दुनिया भर में। इसका जो एक रोबस्ट ट्रांसमिशन सिस्टम ये बनना चाहिए, तो इसमें पावर की इवैक्यूएशन, जनरेशन से इवैक्यूएट करने का जो सिस्टम और ट्रांसमिशन के माध्यम से हो सकता है, तो इसमें आने वाली जो कठिनाइयां हैं, स्थान के ऊपर राइट ऑफ वे की कठिनाइयां हैं मुख्य रूप से, या कहीं फॉरेस्ट क्लियरेंस की कठिनाइयां हैं, उन कठिनाइयों को भी हल करने के लिए और खुल करके चर्चा हुई है, इस पर भी ध्यान दिया गया है। इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम, इस प्लान को किस प्रकार से मजबूती से लागू किया जाए, और इसमें भी कुछ डिमांड्स कई जगह की है कि इसके जो चार्जेस हैं इनको रिवोक किया जाए, या इसका जो टाइम पीरियड है लिफ्ट का जून 25 इसको एक्सटेंड किया जाए, तो इस पर भी डिमांड एक नोट की गई है, इसका विचार करेंगे। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर्स, क्योंकि आगे आगे समय में ऐसा आ रहा है कि ग्रीन एनर्जी के कॉरिडोर अलग से ही स्थापित करने होंगे, इस पर भी सभी स्टेट्स को ये कहा गया कि आप आइडेंटिफाई करिए कि इस प्रकार के ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स ग्रीन कॉरिडोर के कैसे कैसे कहाँ हो सकते हैं। आरओडब्ल्यू ट्रांसमिशन के लिए लैंड की जहां तक विषय है, आरओडब्ल्यू के जो इश्यूज है उसमें फार्मर्स का ऑब्जेक्शन विरोध है, उसको भी हल करने के लिए टीमें जो है विचार की गई है, ताकि किसान को उसकी जमीन का पूरा पैसा मिले। ट्रांसमिशन लाइन्स हैं, उनकी आने वाली जो बाधाएं हैं उनको सॉल्व कर सकें। जहां तक डेली डिमांड को असेसमेंट करने के लिए जो लोड डिस्पैच सेंटर्स हैं, चाहे वो स्टेट्स में है चाहे वो नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर्स हैं, इसमें उनको ठीक से गाइडलाइंस और उसमें ट्रेड मैन पावर पर लगाई जाए, ताकि इस सिस्टम को भी और ज्यादा बेहतर बनाया जा सके, ताकि डिमांड एंड सप्लाई की जो अभी भी कठिनाइयां होती हैं, क्योंकि अगर डिमांड का फोरकास्ट पहले से ठीक कर लिया जाए तो सप्लाई करना तरीके से ठीक हो सकता है। और इसमें भी जो टेक्नोलॉजी है, क्योंकि दिन ब दिन टेक्नोलॉजी बदलती है, नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से पावर सेक्टर को भी अपग्रेड किया जाए। खास करके अभी जैसे साइबर सिक्योरिटी, इसके बहुत बड़े चैलेंज हैं, इसमें भी टेक्नोलॉजी का जो विषय है, क्योंकि एक रोबस्ट सिस्टम है, कभी भी साइबर अटैक होता है तो इसके कारण से कितना बड़ा एक भयावह स्थिति पैदा हो सकती है, इस पर भी सब लोग चौकन्ने हैं, और उस पर हमारा डिपार्टमेंट बहुत मुस्तैदी से वो काम कर रहा है। डिमांड फोरकास्टिंग जैसे मैं बताया, इसको भी प्रायोरिटी पर हमको लेना है, और जो डायनेमिक डिमांड है और उसी डिमांड के हिसाब से उसका सप्लाई सिस्टम, इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। थर्मल प्लांट जो कोल बेस्ड पावर प्लांट्स हैं, ऑपरेशन की फ्लेक्सिबिलिटी 55% तक इसका प्रोविजन बना हुआ है कि हम ज्यादा 55% ऑपरेशन उसका करके और वहां तक आ सकते हैं, लेकिन नई टेक्नोलॉजी लगा करके उन प्लांट्स में थोड़ा रेनोवेशन करके और उसको 40% तक तैयार करने के लिए कहा गया है, ताकि उसको हमारी जो बाकी पावर है जिस समय उपलब्ध होगी, प्रायोरिटी जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी है, प्रायोरिटी उसकी रहेगी। लेकिन जहां कहीं रिन्यूएबल एनर्जी नहीं मिलती है, कम होती है, तो फेजेज में स्पीड, यानी क्योंकि थर्मल प्लांट को ज्यादा समय लगता है चलाने में, बंद करने में, लेकिन उसको धीरे धीरे 40% तक लेकर के आप 40 के बाद आवश्यकता पर ज्यादा चलाएं, तो उस फ्लेक्सिबिलिटी ऑपरेशन ये 40% तक लाया जाए, इसके लिए भी सभी ऐसे प्लांट्स की टेक्नोलॉजी बदल करके उनको
करने के लिए कहा गया है। कुल मिलाकर आज दिन भर की जो चर्चा है बहुत ही फ्रूटफुल, बहुत लॉजिकल और सब लोगों को संतोष था इस बात का कि हमने बारीकी से सब बातों का विचार किया और अगले वर्ष फिर इसी प्रकार की मीटिंग करेंगे। इन विषयों के ऊपर एक एक्शन टेकन रिपोर्ट इस सप्ताह में रखी जाएगी। जो दायित्व स्टेट्स का है, जो एक्सपेक्टेशंस है वो पूरी करेंगे और जो उन्होंने डिपार्टमेंट की ओर या हमारे पीएसयूज की ओर बातें कही हैं वो केंद्र सरकार का हमारा डिपार्टमेंट, चाहे पावर डिपार्टमेंट है, चाहे एमएनआरई है, वो सब पूरा करेंगे। इस विषय के साथ आज की मीटिंग बात की गई है। हमारी मीटिंग में शिवपाल नायक, यशो नायक जी, हमारे स्टेट मिनिस्टर ऑफ पावर और ग्रीन एनर्जी भी साथ रहे। सारे हमारे अधिकारी, सभी पीएसयूज के सीईओज और सीएमडीज वो भी सब साथ थे। पावरथॉन के दूसरे चरण का शुभारंभ करते हुए माननीय मंत्री ने उल्लेख किया कि इससे वर्तमान में डिस्कॉम के सामने आने वाली समस्याओं के लिए एआई पर आधारित नवीन समाधान लाने में मदद मिलेगी। एक प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के माध्यम से 40 संभावित प्रौद्योगिकी समाधानों को 37 करोड़ रुपए तक की कुल वित्तीय सहायता के साथ विकसित किया जाएगा। पावरथॉन 2 के तहत और चरण 1 में पहले से पहचाने गए समाधानों को बढ़ाने के लिए डिस्कॉम को 6 करोड़ रुपए तक की सहायता भी प्रदान की जाएगी। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पैदा करने के लिए डिस्कॉम की रैंकिंग के लिए एक संयुक्त रैंकिंग पद्धति विकास की गई है। पहली रैंकिंग जनवरी 2025 तक प्रकाशित की जाएगी। और अब कुछ उद्योग जगत की बातें। भारत 2 नए संयंत्रों की शुरुआत करके देसी उत्पादन को बढ़ावा देने और महत्वपूर्ण फार्मास्यूटिकल सामग्री के मामले में विशेष रूप से चीन से आयात पर अपनी निर्भरता को घटाकर आधा करने की कोशिश कर रहा है। की स्टार्टिंग मटेरियल KSM और एक्टिव फार्मास्यूटिकल एग्रेडिएंट अर्थात API पर आयात निर्भरता कम करने के लिए बल्क ड्रग के वास्ते उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन PLI योजना के तहत पिछले महीने 2 संयंत्रों का उद्घाटन किया गया था। इन संयंत्रों को पेनिसिलिन G, 6-APA, 6 एमिनो पेनिसिलिनिक एसिड और क्लाइवोलेनिक एसिड के निर्माण के लिए निर्धारित किया गया है, जो कई सामान्य एंटीबायोटिक में इस्तेमाल किए जाने वाले महत्वपूर्ण अणु हैं। इनका उत्पादन देश में 2 दशकों से भी ज्यादा वक्त से बंद पड़ा था। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोड्यूसर्स ऑफ इंडिया OPPI के अनुसार पेनिसिलिन G और क्लाइवोलेनिक एसिड ऐतिहासिक तौर पर मुख्य रूप से चीन से हासिल किए जाते रहे हैं, जिससे भारतीय दवा क्षेत्र बाहरी आपूर्ति की रुकावटों के प्रति संवेदनशील रहा है। इन संयंत्रों की शुरुआत से सरकार और उद्योग को उम्मीद है कि इन अणुओं के संबंध में आयात की निर्भरता लगभग 50% कम हो जाएगी। भारत विश्व की दूसरे सबसे बड़ी मोबिलिटी प्रदर्शनी भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 आयोजित करेगा। ये सतत मोबिलिटी सॉल्यूशन अपनाने को बढ़ावा देने के साथ आवश्यक आधारभूत ढांचे को बढ़ाने का प्रयास होगा। ये प्रदर्शनी 17 से 22 जनवरी 2025 तक होगी। ये 3 स्थलों दिल्ली के भारत मंडपम, दिल्ली के यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर और ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में आयोजित होगी। ये प्रदर्शनी 2 लाख वर्ग मीटर से अधिक के क्षेत्र में होगी। इसमें 9 से अधिक शो होंगे। इसमें 5 लाख अतिथि आएंगे। इस प्रदर्शनी में 50 से अधिक देशों के हिस्सा लेने की उम्मीद है। भारत वैश्विक रूप से प्रमुख ऑटोमेटिव मोबिलिटी का हब है। भारत में वाहन उद्योग 240 लाख अरब डॉलर का है और इसकी देश के विनिर्माण सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP में वाहन उद्योग की हिस्सेदारी 40% है। इन डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब के लिए इंडिया AI डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन यानी DIC के तहत स्थापित एक स्वतंत्र व्यापार प्रभाग यानी IBD विभिन्न पहलों के तहत छात्र लाभार्थियों की सलाह प्रदान करके और शिक्षकों और संकायों के प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करके इंडिया AI के साथ सहयोग करने के लिए प्रतिष्ठित संगठनों और उद्योग जगत के नेताओं को आमंत्रित कर रहा है। ये साझेदारी न केवल भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रतिभा के विकास में योगदान बल्कि उद्योग भागीदारों को होनहार युवा दिमागों के साथ जुड़ने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नवाचार में सबसे आगे रहने के अवसर भी देगी। ऑनलाइन सामान खरीदने वाले ग्राहकों की बढ़ती शिकायतों को देखते हुए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI ने ई-कॉमर्स कंपनियों और क्विक कॉमर्स कंपनियों को कड़े निर्देश दिए हैं। FSSAI ने फूड ई-कॉमर्स कंपनियों से कहा है कि उपभोक्ताओं तक जो भी खाने का सामान पहुंचे उसमें उसकी कम से कम 30% शेल्फ लाइफ या 45 दिनों की एक्सपायरी बची होनी चाहिए। कई बार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऐसे दावे किए जाते हैं जो सच नहीं होते।
इसे रोकने के लिए FSSAI ने सभी FBOs फूड बिजनेस ऑपरेटर को कहा कि बिना प्रमाण के दावे करना अब नहीं चलेगा। जो जानकारी उत्पाद पर दी गई वही जानकारी वेबसाइट पर भी होनी चाहिए ताकि उपभोक्ता को सही जानकारी मिल सके। अब से कोई भी ई-कॉमर्स फूड ऑपरेटर बिना FSSAI लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन के ऑनलाइन काम नहीं कर सकेगा। इससे ये सुनिश्चित होगा कि हर ऑपरेटर ने सभी नियमों का पालन किया है और आपका खाना सुरक्षित हाथों से होकर आपके पास पहुंच रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप की जीत के साथ डॉलर में तेजी देखने को मिल रही है। अमेरिकी करेंसी बढ़त के साथ 4 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। डॉलर में इस तेजी का दबाव दुनिया भर की करेंसी पर देखने को मिल रहा है। यूरो, पाउंड और येन डॉलर के मुकाबले कई महीनों के निचले स्तर पर पहुंच चुके हैं। इन करेंसी में गिरावट के पीछे इन देशों में जारी अपने अलग अलग मुद्दे भी एक वजह हैं। ट्रंप के कार्यकाल में पॉलिसी के बदलाव और ट्रेड टैरिफ को लेकर जारी अनुमानों से आशंका बन रही है कि महंगाई एक बार फिर बढ़ सकती है। ट्रंप 10 से 20% की ड्यूटी की बात कर चुके हैं। हालांकि चीन और यूरोपियन देशों को लेकर उनका रुख और ज्यादा सख्त है। आशंका है कि ऐसी पॉलिसी के बाद महंगाई पर दबाव बढ़ेगा और इससे केंद्रीय बैंकों के लिए आगे दरों में कटौती करना आसान नहीं होगा। इससे डॉलर के मुकाबले दूसरी करेंसी दबाव में है। और इसी के साथ अब आज का उद्योग पत्रिका का ये अंक यही संपन्न होता है। वाचन स्वर कमल किशोर बड़ाइक का और प्रस्तुत करता थे दिलीप झा। नमस्कार।